मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 आप देख चुके हैं। इस पार्ट के अंदर मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपका सैटरडे और संडे को जो एग्जाम होने वाला है वो आपका अच्छे से हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। लास्ट पार्ट रहेगा आपका और इसके अंदर आपके 2 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 7-8 क्वेश्चंस आप तैयार करके चले जाइएगा। आपको पेपर में बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, प्रक्रियात्मक न्याय से क्या तात्पर्य है? अब हम इसकी पहले भूमिका समझते हैं और इसको अच्छी तरीके से कवर करते हैं। न्याय किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला है। अगर हम बात करें कि एक सभ्य समाज, किसी भी प्रकार का एक अच्छा समाज अगर स्थापित होता है, तो सबसे पहले वहाँ पर हम उसकी आधारशिला की बात करें तो न्याय है। अगर वहाँ पे न्याय अच्छा नहीं होगा, तो वो समाज सभ्य होगा ही नहीं, है ना? परंतु न्याय केवल परिणामों तक सीमित नहीं होता, यानी कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एक्चुअल जो रिज़ल्ट है वो क्या है, बल्कि उन प्रक्रियाओं से भी जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। होता है ना कि फाइनल आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या आया, बल्कि उसके मेथड भी होता है ना, शॉर्ट शॉर्ट मेथड हो गया, लॉन्ग मेथड होगा, कैसे आपने चीज़ों को सॉल्व किया है। इसी संदर्भ में प्रक्रियात्मक न्याय की अवधारणा विकसित हुई है, जो इस बात पर बल देती है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शी और समान होनी चाहिए। यदि प्रक्रिया न्यायपूर्ण है, तो लोग परिणाम को भी अधिक सहजता से स्वीकार करते हैं। अगर भाई वो प्रक्रिया बिल्कुल प्रक्रियात्मक तरीके से है, बहुत ही योजना तरीके से बनाया गया न्याय है, बहुत अच्छी तरीके से न्याय लिया गया है कि वो निष्पक्ष था, सभी पक्षों को देखकर लिखा लिया गया था, तो वो बिल्कुल ठीक होता है। तो देखो, प्रक्रियात्मक न्याय का तात्पर्य उस न्याय से है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में निहित होता है। अब इसके अंदर कुछ प्रश्न हैं, जैसे क्या निर्णय निष्पक्ष तरीके से लिया गया है? क्या सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिला था? क्या नियम समान रूप से लागू किए गए हैं? अगर ये सारी चीजें हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो न्याय बिल्कुल ठीक है। प्रक्रियात्मक न्याय परिणाम की बजाय निर्णय प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर देता है। वो रिजल्ट को नहीं देखता कि आउटपुट क्या है, आउटकम क्या है, फाइनल रिजल्ट क्या है, बल्कि उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए किस प्रक्रिया का यूज किया गया था और कैसे कैसे वहां तक पहुंचे थे, है ना? अब इसकी परिभाषा देखो, जॉन रॉल्स ने बोला है कि प्रक्रियात्मक न्याय वह न्याय है जिसमें न्यायपूर्ण परिणाम, न्यायपूर्ण प्रक्रिया, ये दोनों चीजें हो। यानी कि जो परिणाम जो निकल कर आया वो तो है ही ठीक है, कि आउटकम जो आया वो बिल्कुल ओके है, पर उस आउटकम तक पहुंचने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई थी या जो प्रक्रिया ली गई थी, वो ठीक है या नहीं है, ठीक है? ऐसी डेविड मिलर, प्रक्रियात्मक न्याय ये सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सभी के लिए समान और निष्पक्ष हो। उसका कहना ये भी है कि जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, वो क्या हो, सभी के लिए इक्वल हो और निष्पक्ष हो, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। प्रक्रियात्मक न्याय के प्रकार देख लो अब। जैसे शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय होता है। अब जैसे परिणाम की कोई स्वतंत्र कसौटी नहीं होती है, मतलब परिणाम का कोई भी स्वतंत्र कसौटी नहीं माना जाएगा, बल्कि जो भी प्रक्रिया हुई है वही चीज देखी जाएगी कि हाँ भाई प्रक्रिया हुई कैसे थी। यदि प्रक्रिया न्यायपूर्ण है, तो परिणाम भी न्यायपूर्ण माना जाता है। कहने का मतलब ये कि परिणाम कैसा भी है उससे कोई लेना देना नहीं है, पर प्रक्रिया अगर न्यायपूर्ण रही है, तो न्याय परिणाम भी उसका न्यायपूर्ण ही रहेगा, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें निष्पक्ष लॉटरी प्रणाली, अब अगर हम बात करें कि भाई कोई लॉटरी लग जाती है, तो क्या है, वो परिणाम तो अच्छा हुआ कि आपको पैसा मिला, पर वो जो आपको प्रक्रिया रही है कि आपने वो किसी और तरीके से आपको पैसा मिला है, तो वो क्या है, वो बिल्कुल परिणाम जो है सही नहीं है। अपूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय, अब देखो इम्परफेक्ट वाला, न्यायपूर्ण परिणाम की एक कसौटी होती है, पर उसे सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पूरी तरीके से समक्ष नहीं होती। जैसे न्यायालय की प्रक्रिया, अब ऐसा थोड़ी ना न्यायालय जो है बिल्कुल डायरेक्टली सारी चीजें आपको सामने से बताएगा, बल्कि आप वहां तक पहुंचोगे, फिर सारी की सारी कसौटी पूरी होगी, उसके बाद में न्याय होगा। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो भाई निष्पक्षता होती है, सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे अगर प्रक्रियात्मक न्याय है तो। पारदर्शिता रहेगी, खुली और स्पष्ट होगा, सुनवाई का अवसर मिलेगा, अपनी बात रखने का अधिकार है आपको, किसी भी पक्ष से हो आप, कानून और नियम सभी के लिए समान होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई पक्षपात नहीं होगा, ठीक है? अब इसके मुख्य तत्व क्या है देखो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, निष्पक्ष न्यायालय होता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रशासन होगा, उचित सुनवाई की जाएगी और कारण युक्त निर्णय होगा। तो ये इसके क्या है, ये सारे के सारे इसके मुख्य तत्व माने जाते हैं, ठीक है? अब आता है इसका महत्व। सॉरी। प्रक्रियात्मक न्याय का महत्व, कानून के शासन की स्थापना, प्रक्रियात्मक न्याय रूल ऑफ लॉ को मजबूत करता है। दूसरा, निर्णयों की वैधता को दिखाता है,
के जो न्यायपूर्ण प्रक्रिया से लिए गए निर्णयों को समाज अधिक आसानी से स्वीकार करता है। नागरिकों को विश्वास हो जाता है, न्याय प्रणाली पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगता है, मनमानी पर रोक होती है, जितनी भी शक्तियाँ हैं उस पर नियंत्रण रखा जाता है, समानता स्वतंत्रता की रक्षा, ठीक है? ये सारे पॉइंट इसके अंदर है। अब इसकी आलोचना क्या है? देखो, केवल प्रक्रिया पर जोर देने से कभी-कभी अन्यायपूर्ण परिणाम भी निकल सकते हैं कि अगर हम सिर्फ प्रक्रिया को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को पूरी तरह से संबोधित नहीं करता है। लंबी और जटिल प्रक्रिया न्याय में देरी का कारण बन सकती है। ऐसा भी तो होता है ना कि अगर प्रक्रियात्मक न्याय चल रहा है, तो इसमें इतनी देरी हो रही है, इतनी देरी हो रही है कि आउटकम आने से पहले-पहले चीज़ें बिल्कुल बेकार हो जाती है। ठीक है? अब सामाजिक न्याय में और प्रक्रियात्मक न्याय में क्या अंतर है? प्रक्रियात्मक न्याय कैसे निर्णय लिया गया, इस पर ध्यान देता है और वहीं सामाजिक न्याय क्या मिला, यानी परिणाम क्या रहा, इस पे केंद्रित होता है। तो प्रक्रियात्मक में कैसे और सामाजिक में क्या, इन दोनों पर काम होता है। तो दोनों परस्पर पूरक हैं और एक दूसरे के बिना अधूरे भी माने जाते हैं। ये फाइनल हमारा इसका निष्कर्ष कि ये जो न्याय है एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये सुनिश्चित करती है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया अच्छी हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और समान हो और सबके पक्ष की बात की है। ठीक है? अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें, राजनीति सिद्धांत की उदारवादी परंपरा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये वीडियो आपकी लास्ट होगी और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका बिल्कुल झकास जाने वाला है। आप बेचिंत होकर बस इस वीडियो को देखकर अपने एग्जाम को देकर आ सकते हैं। देखिए, राजनीति सिद्धांत की उदारवादी परंपरा। राजनीति सिद्धांत की उदारवादी परंपरा आधुनिक राजनीति चिंतन की सबसे प्रभावशाली धाराओं में से एक है। इस परंपरा का केंद्र व्यक्ति है। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उदारवाद यानी कि लिबरल की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर मेन केंद्र कौन है? वो व्यक्ति है। मतलब उसके अधिकार, उसकी स्वतंत्रता, उसकी समानता, हर चीज व्यक्ति को ही बीच में रखकर बोली जाएगी कि व्यक्ति है तो सब है ना? अब अगर हम बात करें आगे कि उदारवाद नए निरंकुश शासन, सामंती विशेषाधिकार और धार्मिक दमन के विरुद्ध संघर्ष करते हुए संवैधानिक शासन, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है। आधुनिक राज्य और नागरिक समाज की अवधारणाएं उदारवादी परंपरा से गहरी तरीके से जुड़ी हुई है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरल का मीनिंग क्या है, यानी कि उदारवाद जो है वो है क्या? ये भैया एक लैटिन भाषा का शब्द है लिबर, इससे निकला है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र। तो उदारवाद वह विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल्य मानती है और उसका कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को ही आजाद रखा जाए, यानी कि व्यक्ति सर्वमान्य है, उसको बिल्कुल सेंटर ऑफ एरिया रखा जाएगा और राज्य की शक्ति को सीमित रखने पर बल देती है कि राज्य ज्यादा रोक टोक ना करे, व्यक्ति को जो करना है वो करने दो। उदारवादी परंपरा का ऐतिहासिक विकास। उदारवादी परंपरा का विकास अलग अलग चरणों में है। जैसे अगर हम बात करें क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि शास्त्रीय उदारवाद जो है, ठीक है, 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर निरंकुश राजतंत्र के विरोध में सीमित सरकार और प्राकृतिक अधिकारों पर जोर दिया गया था। ये हमारा शास्त्रीय उदारवाद है। फिर अगर हम मॉडर्न की बात करें, वेलफेयर वाले की बात करें, आधुनिक वाले की, तो देखो 19वीं और 20वीं शताब्दी थी। इसमें सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की स्वीकृति है और राज्य की सकारात्मक भूमिका पर बल देता है। वहीं अगर इसके तत्व की बात करते हैं, तो देखो व्यक्ति की केंद्रिता, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि उदारवाद शब्द का मतलब ही समझ लो कि व्यक्ति को केंद्र मानना है, व्यक्ति के हित के लिए बात करनी है, व्यक्ति के हित सर्वोपरि है और कुछ नहीं है। वहीं अगर हम बात करें लिबर्टी की यानी कि स्वतंत्रता की, तो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, जिसके अंदर नकारात्मक में राज्य के हस्तक्षेप से मुक्ति चाहिए और सकारात्मक में विकास के अवसर मिलते हैं। ठीक है? फिर आता हमारा इक्वालिटी यानी कि हमारी समानता। तो कानून के समक्ष समानता और अवसरों की समानता उदारवाद का एक आधार माना जाता है। वहीं अधिकारों की अवधारणा, उदारवाद प्राकृतिक और नागरिक अधिकारों पर बल देता है। जीवन स्वतंत्रता, संपत्ति और अभिव्यक्ति, संगठन, धर्म की स्वतंत्रता। उसके बाद में आते हैं आपके इसके 3 पॉइंट और। सीमित और संवैधानिक सरकार, राज्य की शक्तियां संविधान और कानून द्वारा सीमित होनी चाहिए। कानून का शासन, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शासक हो उसके अंदर या ना हो। ठीक है? शासक भी सब कुछ समान होगा, कोई राजा भी होगा तो वो समान होगा, कोई वहां का लीडर है वो भी समान होगा, तो कानून के सामने सब बराबर होंगे। सहमति और सामाजिक अनुबंध, राज्य की वैधता जनता की सहमति पर आधारित होगी। राज्य अगर है तो राज्य का जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वो सब जनता के आधार पर है। इसके प्रमुख विचारक जॉन लॉक, जेरमी बेंथम और टी.एच. ग्रीन, जॉन रॉल्स, ये सारे के सारे इसके प्रमुख विचारक हैं। और उसके बाद में इसकी आलोचना, अत्यधिक व्यक्तिवाद पर जोर देता है। लोग कहते हैं कि भाई ये जो है ना उदारवादी परंपरा जो है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति पर ज्यादा जोर दिया जाता है। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की उपेक्षा की जाती है। सामुदायिक मूल्यों की अनदेखी और पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने का आरोप लगाया जाता है इस पर। इसका महत्व क्या है? आधुनिक लोकतंत्र की वैचारिक नींव डालता है। मानवाधिकारों का विकास, संवैधानिक शासन, कानून का शासन, नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा की बात करता है। ये इसका महत्व है।
अब इसके हम लास्ट निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि राजनीति सिद्धांत की उदारवादी परंपरा ने आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को वैचारिक दिशा प्रदान की है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों की रक्षा, सीमित सरकार और कानून के शासन जैसे सिद्धांत आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के मूलाधार बने हुए हैं। तो ये थी हमारी वीडियो और इसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, जो आपका सेमेस्टर 1 सीबीसीएस के स्टूडेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, ये पूरा का पूरा पेपर मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। यही क्वेश्चंस आपको, अगर आपका एग्जाम सैटरडे को है तो सैटरडे को, और अगर आपका एग्जाम संडे को है तो संडे को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब मैं पॉलिटिकल साइंस के बाद हिस्ट्री की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और हिस्ट्री की वीडियो भी आपको इसी तरीके से पर वीडियो पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।